जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज से ये क्वेश्चन आंसर जो सोशल साइंस का चल रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो में। आप सभी संतोष मैथमेटिक्स सेंटर के चैनल पे जो कोई अगर नए जुट रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके बीच में अब नियमित इसी तरीके से लगातार कभी फेस दिखा करके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। रीज़न ये है कि अभी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी डिजिटल बोर्ड का अभाव है। डिजिटल बोर्ड मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी। रीज़न ये है कि फ़िलहाल मैं जहाँ पे अभी सेटअप अपना पूरा चला रहा हूँ, जहाँ ऑफलाइन कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है से कि अभी पूरी तरीके से मैं अस्थायित्व नहीं हूँ। अस्थायित्व जब मैं बनूँगा और जब मेरा अपना सारा सेटअप होगा तब निश्चित तौर पे विशेष व्यवस्था होगा। आइए, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पे निर्भर करता है। इसमें है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तो सर्वप्रथम सरकार के गठन पर पड़ता है ना। सरकार के गठन पर पड़ता है। विधायिका या संसद में विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि रहते हैं। सरकार का गठन करते समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना पड़ता है कि सरकार में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व रहे। देखिए, जब भी कोई सरकार गठन होती है ना मेरे भाई, तो सरकार ये सोचती है ना कि सबका इसमें मिलीभगत हो, सब कुछ इसमें समाहित हो, हर समाज के लोग सरकार में मिला जुला योगदान दे और हर समाज का कल्याण हो। ये चाहे कोई भी सरकार हो, सभी सरकार यही चाहती है कि हर समाज का कल्याण हो। कोई समाज ऐसा ना रहे जिसका छूट जाए। ठीक है, तो निश्चित तौर पे समाज का कल्याण हर जगह पे होनी चाहिए। तो ये सरकार जब सरकार गठन करती है, जब मंत्रालय का या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो उस समय भी जो ऐसे कि हर समाज के प्रतिनिधित्व देने का सरकार का ये दायित्व बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का पहला परिणाम सरकार के रूप में पड़ता है। दूसरा परिणाम यह पड़ता है कि विभिन्न समाजों में एकता बनी रहती है। उदाहरण के लिए भारत के समाजों को ले सकते हैं। आप जानते हो, भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है, विभिन्न जातियों वाला प्रदेश है, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हम सभी को आपस में भाईचारा बना करके रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों ने देखने का कोशिश किया। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 सही तरीके से आपका दिखाई पड़ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा वीडियो के लास्ट में तो आप निश्चित तौर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम्स हमें बताने का कोशिश करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो से उसमें सुधार करूं। ठीक है, आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा मेरे भाई। कराए गठबंधन की सरकारों के साझेदारी में कौन कौन होते हैं। कराए ना कि गठबंधन की सरकार, आप जानते हो ना, वर्तमान सरकार, मान लिया अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार की जो वर्तमान सरकार चल रही है, जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, आपको क्या लगता है कि बिना गठबंधन के वो मुख्यमंत्री है? नहीं भाई, वो गठबंधन किए हुए हैं, है ना। उनके साथ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, गठबंधन के रूप में समाहित है, और उसी के साथ में आपका ये जीतन राम मांझी जी का पार्टी समाहित है। उसके साथ में आपका वीआईपी जो ये मुकेश सहनी जिनका पार्टी है ना, वीआईपी, वो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी जो है से कि इसमें समाहित है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कराए कि गठबंधन की सरकारों में सत्ता में साझेदार विभिन्न दलों के विधायक या सांसद होते हैं। ये दल चुनाव के समय गठबंधन करते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी चुनावों के बाद भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलने पर कई दलों को मिलाकर गठबंधन करते हैं और बहुमत प्राप्त करते हैं। गठबंधन की सरकारों में विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक विभिन्नता, अलग अलग समूह, विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ एक समय में एक स्तर पर सत्ता में साझेदार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक साथ एक स्तर पर सत्ता में क्या होते हैं? साझेदार होते हैं। देखिए, एक साझेदार शब्द है। साझेदारी क्या होता है भाई? अगर तुम हमको साथ दोगे तो मैं तुमको साथ दूंगा,
ये साझेदारी होता है, लेकिन यह सदैव नहीं चल पाता। हमेशा, सदैव क्या होता है? सदैव मतलब हमेशा, ये हमेशा नहीं चल पाता है, ठीक है। क्योंकि यदि उनकी बात नहीं सुनी जाए तो बार बार समर्थन वापसी की धमकी देते हैं, है ना। अब बचपन में वो सुने है ना, कभी कभी वो क्या होता है, कोई गेंदा वगैरह लेकर के जो लड़ाई हो जाती है, तो मान लिया किसी का गेंदा होता है, किसी का बैट होता है, किसी का बॉल होता है, तो याद रखिएगा जब उसको आप नहीं खिलाएंगे ना, तो क्या करेगा भैया, कहेगा कि हम अपना गेंदा लेके चल जाएंगे, है ना। तो बार बार ये धमकी देते रहता है। तो कोई बच्चे जो होते हैं ना, कोई दूसरे टाइप के जो होते हैं, थोड़े से बच्चे कभी कभी कोई होते हैं कि थोड़ा जिद्दी होते हैं, जाओ तुम अपना बैट बॉल अगर ले जाना चाहते हो तो बेटा ले जाओ, हम दूसरा बैट बॉल खरीद लेंगे, ठीक है। हम दूसरे बैट बॉल खरीद करके हम क्या करेंगे, हम जो ऐसे कि अपना खेला खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही हाल होता है यहाँ राजनीतिक गठबंधन वालों का। जैसे जब भी कोई गठबंधन की सरकारें बनती है ना, तो गठबंधन में क्या होता है, सबका साझेदारी अगर बराबर नहीं मिला तो सभी लोग कहेगा ना कि हम समर्थन को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समर्थन वापसी की धमकी, जैसे आपको बार बार आपने सुनता होगा कि कभी जीतन राम मांझी विवादित बयान दिया नीतीश कुमार के खिलाफ कि अब जो ऐसे कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, या मुकेश सहनी कह दे कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूँ। तो ये गठबंधन की सरकार में लगातार ये सदैव चलता रहता है। ये ऐसा ही करके जो ऐसे कि सरकारें चलती है, और गठबंधन की सरकार का मतलब भी यही निकलता है, ठीक है। कराए क्योंकि यदि उनकी बात सुनी नहीं जाए तो वो बार बार धमकी देते हैं कि मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। इस तरह की सरकारें जनता के हित में काम नहीं करती, ध्यान रखना। कारण कि सभी का अपना अपना समर्थक होते हैं और वे पीछे से अपना गलत काम कराने के दबाव बनाए रखते हैं। फलतः सरकार खुलकर सही काम नहीं कर पाती है। सरकार खुल करके सही काम नहीं कर पाती है, सरकार बंध जाती है, सरकार मजबूरी में पड़ जाती है, और वो सरकार कोई भी काम को सही तरीके से कराने में सफल नहीं होती है। तो आज अभी तक आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 कराया, उसके बाद में 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन नंबर 17 है ना। लोग का सोच रहे होंगे भाई सिर्फ भाई भाई कहते हैं। मैं सभी बहन लोग को भी मैं कहता हूं, जितने भी जो भी लोग वीडियो को देखेंगे, जो भी मेरी बहन के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे होंगे, तो आप लोग भी सभी लोग सम्मानित हैं। आप लोग भी अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। और एक बात को याद रखिएगा, इसको नोट आउट जरूर कीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है ना, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे भाई। अब हम लोग का अपना सुझाव देना है। बताओ राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए हमारा सुझाव क्या होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक उपाय है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है, कुछ बिंदु हैं। चलिए, कह रहा है दल बदल कानून को लागू करना चाहिए। कह रहा राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा कानून लागू करना चाहिए, दल बदल कानून लागू करना चाहिए। दल बदल कानून, और दल बदल कानून बन गया है ना, दल बदल कानून बन गया, क्योंकि कोई भी इंसान अपने दल को बदल करके दूसरे दल में जा सकता है। क्योंकि अगर आपको इस सरकार में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपकी बातें को नहीं सुन रहे, तो आप दल को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात में करना, उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उसके आदेशों का पालन करना। मेरे भाई, उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उसके आदेशों का पालन करना, ये राजनीतिक पार्टी को सुधारने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफर है, ठीक है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करना, मतलब अंदर के लोकतंत्र को क्या करना, बहाल करना। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय दल है ना, एक जो होता है वो राष्ट्रीय दल होता है, तथा दूसरा क्षेत्रीय दल। एक राष्ट्रीय दल होता है मेरे भाई, और दूसरा क्षेत्रीय दल होता है। जैसे अगर भारत की मैं बात करूं, भारत के संदर्भ में बात करूं, तो राष्ट्रीय स्तर की दो ही पार्टियां हैं। हम दो ही पार्टी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, जिसमें एक पार्टी का नाम है अभी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, जिसको बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो सदियों पुरानी हमारे यहाँ के जो पार्टी रही है ना,
ये उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसका 28 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया था कांग्रेस पार्टी को। तो याद रखिएगा ये दो ही पार्टी जो है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है हमारे भारत में। और बाकी जैसे मान लिया जाए, आपने देखा आरजेडी देख लिया, जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में लालू जी हैं। उसके बाद में आप जेडीयू देखिए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वशिष्ठ, ये अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ दिन तक रहे। अभी शायद उनका पार्टी कोई आरसीपी सिंह ऐसे करके कोई जो है से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, है ना। उसके बाद में लोजपा, ये सब क्षेत्रीय दल है, ठीक है। ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल है। आप उत्तर प्रदेश का सपा को ले ले, उत्तर प्रदेश को आप बसपा को ले ले, या बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी जी का सरकार है, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय दल है ना। बिहार में जैसे मांझी जी का पार्टी हम, है ना। उसके बाद में मुकेश सहनी जी का पार्टी वीआईपी, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय दल है मेरे भाई, ये सब क्षेत्रीय दल है, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और ये क्षेत्रीय पार्टियां जो ऐसे कि चुनाव लड़ती है, और ये क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती है, अपना मजबूती बनाने का प्रयास करती है। तो आइए हम लोग 17 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप समझ चुके होंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, और 17 नंबर का आंसर आपको, मैं आशा और विश्वास के साथ ऐसा महसूस होता है मुझे कि आप निश्चित तौर पे याद किए होंगे। कह रहा है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। हे भाई, यही छात्र आंदोलन, आपको पिछला वीडियो में भी मैंने बताया कि यही छात्र आंदोलन था, जिस छात्र आंदोलन से बिहार के 3 लीडर निकलते हैं, और वो तीनों लीडर का नाम है लालू, नीतीश और रामविलास। लालू जी है, नीतीश जी है, रामविलास पासवान जी है। और इसी छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और उन्होंने कहा था कि मित्रों, ये राजनीतिक, ये कोई छोटी राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण क्रांति है। इसमें तुम्हें जेल भी जानी पड़ेगी, तुम्हें हर तरीके की प्रताड़नाओं को सहना पड़ेगा। ये जयप्रकाश नारायण बोल रहे थे, युवाओं से बोल रहे थे। आइए, खैर विशेष लंबा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी उस तरीके की क्लास नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये ऑनलाइन क्लासेस में जैसे आपको मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आपको खुद लगे अरे भाई बहुत ख़राब बोल रहा है, ये सब क्या इतना बहस करने की ज़रूरत है। लेकिन जानने की ज़रूरत है, जानिए। आप जानिएगा तब तो बोलिएगा, आप पहले सुनिएगा तब तो ना बोलना शुरू कीजिएगा। आप पहले श्रोता बनो, कोई भी इंसान श्रोता बनता है। मैं भी पहले श्रोता बना, पहले मैंने सुना, उसके बाद आपके सामने मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी पहले श्रोता बनने का कोशिश करो, और कुछ नॉलेज को गेन करो, प्राप्त करो, ठीक है। करा 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। 1971 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, मतलब किसी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं। इस कारण उसमें और उसके नेताओं में गुरूर का भाव प्रवेश कर गया। गुरूर मतलब समझ में आ रहा है ना, गुरूर का भाव प्रवेश कर गया। गुरूर का भाव का मतलब होता है कि उसके अंदर में घमंड आ गया। चुनाव के बाद महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री द्वारा गैर कानूनी ढंग से लेवी की वसूली शुरू हुई। खासकर छात्रों के उपयोग में आने वाले कागज का मूल्य बेतहाशा बढ़ गया, कारण कि कागज के मिल मालिकों से अगाध धन वसूला गया। कागज के मिल मालिकों ने वह धन अपने वितरकों से लिया। वितरक ग्राहक पर दबाव बनाने लगे, यहाँ पे देखिए लगे होगा, लगे है ना, बनाने लगे, और बिल के मूल्य के अतिरिक्त 30% आपको अलग से देना होगा। नतीजा हुआ, ध्यान रखिएगा, नतीजा हुआ कि कागज, ध्यान रखिएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कागज की काला बाजारी चरम पर पहुंच गई। इनके साथ अन्य सामान भी महंगे होने लगे। जनता में त्राहिमाम मच गया। बिहार में महंगाई का जोर कुछ अधिक था। इस कारण यहाँ के छात्रों ने संगठित होकर आंदोलन छेड़ दिया। जब महंगाई बढ़ेगा, आप अभी फिलहाल में आपने देखा होगा, सुना होगा
बिहार में एक एनटीपीसी एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट जितना सरकार के द्वारा कहा गया उतना नहीं दिया गया। छात्रों ने आंदोलन कर दिया, जिसमें हमारा अपना गया जिला बहुत अव्वल प्रदर्शन पर रहा। सब जगह तो कोई पटरी उखाड़ रहा था, कोई पटरी में लगी हुई कील को उखाड़ रहा था। यहाँ के छात्रों ने 2 बोगी में ट्रेन में ही आग लगा दी। देखिए, ये आग लगाना उचित तो नहीं है, लेकिन छात्र को सुनता कौन है? छात्र ने जिस दिन ट्विटर हैंडल अकाउंट चलाया, कोई नहीं सुना। छात्र लोग चिल्लाते रह गए, त्राहिमाम करता रह गया। लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके ट्विटर अकाउंट से हमला बोलने का काम किया, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं किया। आंदोलन छेड़ दिया। छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन की अगुवाई की। आंदोलन तेज से तेजतर होता गया। सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इससे आंदोलन देश भर में फैल गया। इस प्रकार बिहार का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। बिहार का ये छात्र आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तो आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने देख लिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है, इसको हम लोग जानने और पहचानने का कोशिश करते हैं। मेरे भाई, मेहनत स्ट्रगल करो, संघर्ष जीवन में करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी जरूरत पड़े संघर्ष करना। आज मैं आपको बता देता हूं, मैं ऑफलाइन क्लास लेने के बाद भी वीडियो बना रहा हूं। ये सभी बच्चों के लिए, ये सभी बच्चों के फायदेमंद के लिए। कोई भी बच्चा हो, किसी भी संस्थान में पढ़ने वाला हो, ये मेरा इससे आर्ट्स पेपर का लाभ ले सकता है, उठा सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे मैं पैसा लेकर के पैकेज देता हूं। चूंकि पैकेज भाई मैं फिर दे दूंगा, लेकिन जो फोटोकॉपी वाला है वो तो पैसा लेगा ना, तो इसके लिए मैं पैसा लेता हूं, और बहुत ज़रूरी है। उतना अगर नहीं ले तो फिर कोई भी छात्र पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करा यह कहना पूर्णतः सही है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये शब्द पर अच्छे तरीके से गौर से एकदम ध्यान देंगे आप लोग भाई, गौर करेंगे। लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल ना रहे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। देश की जनसंख्या अरबों में है, और व्यक्ति सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। इसी को आसान करने के लिए एक खास जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करने की व्यवस्था है। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। यदि देखिए कहीं थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, देखिए यहाँ पे सदस्य कर दिया, आधा वह लगा दिया है। ठीक है, तो आप सदस्य इसको करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आप लोग सदस्य थोड़ा सा आप भी सुधारने का कोशिश करेंगे। हो सकता है भाई जो टाइपिंग करने वाला होता है वो तो बहुत ज़्यादा ये विद्वान नहीं होते हैं, है ना। वो बेचारा अगर उतना विद्वान होता तो वो जो है कि PMO ऑफिस में जा करके टाइपराइटर नहीं बन जाता, है ना। जा करके कोई गवर्नमेंट अति में जा करके जो है टाइपिंग नहीं करता। बेचारा किसी तरीके से मजदूरी कर रहा है, किसी तरीके से जीवनचर्या चल रहा है, उसमें थोड़ा सा हो सकता है करेक्शन करने में हो सकता है हमसे मिस्टेक हो, है ना। हर इंसान से मिस्टेक होता है, आपसे भी हो सकता है कि आप लिख रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, तो याद रखिएगा इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, होते हैं। यदि ये सभी सदस्य सर्वदलीय हो तो सरकार का गठन कठिन हो जाएगा। अतः जहां लोकतंत्र है वहां राजनीतिक दलों की उपस्थिति होगी, इसमें दो मत नहीं है। जहां लोकतंत्र है वहां राजनीतिक दलों की क्या होगी? उपस्थिति होगी। पैराग्राफ यहाँ पे चेंज करके लिखिएगा। देखिए मैंने पैराग्राफ चेंज करवाया है। ठीक है, कह रहा है कि राजनीतिक दल की जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा या विधानसभा में बहुमत बनाते और सरकार का गठन करते हैं। ये सारे काम राजनीतिक दल करते हैं। ये सारे काम जो है से ध्यान रखिएगा, आप लोग को नहीं पता चल रहा था। देखिए कारण कि राजनीतिक दल की जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा या विधानसभा में बहुमत बनाते हैं और सरकार का गठन करते हैं। ये सारे काम राजनीतिक दल करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता
वे विरोधी दल का काम करते हैं और सरकार को मनमानी करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का काम करती है। आप देखो गांव में हेंगा देते हुए देखे हेंगा अर्थात चौकी देते हुए किसान को देखे आप लोग? अगर चौकी देते हुए देखे होंगे या आप अपने माँ के गले में सिकड़ी को देखे होंगे, सिकड़ी है ना, सिकड़ी में क्या होता है बेटा, कड़ी लगी हुई होती है। क्या होती है? कड़ी लगी हुई। एक कड़ी दूसरे के कड़ी पे क्या होता है, आश्रित होता है। एक कड़ी दूसरे पे क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक ना। तो उसी तरीके से राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच के कड़ी का रूप काम करता है। ये मध्यस्थता जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये कड़ी, मध्यस्थता का मतलब मीडिएटर, अगुआ है ना। आप देख रहे हैं शादी ब्याह होता है तो एगो अगुआ होता है, मध्यस्थता करता है, एगो लड़कावा देने से तो एगो लड़कियां देने से। समझ में आया? हाँ, एगो लड़का देने से तो एगो लड़की देने से रहेगा और एकदम आराम से, है ना। तो कितने लोग अगुआ लोग को बड़ा मान सम्मान मिलता है, कभी कभी अगुआ को चप्पल जूता का भी सम्मान मिलता है। ठीक है। तो अगुआ बड़ा सोच समझ के बनल जाता है मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से अगुआ बनल जाता है। वरना अगुआ बनने के बाद में ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि जूता चप्पल का माला भी पहनना पड़ता है। वे जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाती है एवं सरकारों की बातों या कार्यक्रमों से जनता को क्या कराती है, अवगत कराती है। ये राजनीतिक दल के लोग करते हैं, जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो आपने देखा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर कोई जनता और सरकार के बीच अगर कोई कड़ी का काम करता है तो राजनीतिक दल का प्रतिनिधि करते हैं, वरना और कोई नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। कराए किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक दल जनता को जागरूक बनाते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक दल जनता को क्या बनाते हैं, जागरूक बनाते हैं, है ना। राजनीतिक दल जनता को क्या बनाते हैं, जागरूक बनाते हैं और जागरूक समाज और राज्य में एकता एवं राजनीतिक अस्थायित्व का होना आवश्यक है। इन सभी कामों में राजनीतिक दल ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है कि सरकार की ओर से जन सेवा, देखो जन सेवचा कर दिया है, जन सेवा का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जन सेवा होगा। ठीक है, चा को कट के यहाँ पे आ की मात्रा लगा दीजिएगा, जन सेवा, ठीक है, का कार्य होता है। उससे जनता संतुष्ट है या नहीं, सरकार यह मानकर चलती है कि जनता जितना काम लिया गया है वह पर्याप्त है। जितना काम लिया गया है वह क्या है, पर्याप्त है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। यदि संतुष्ट हो जाने योग्य बात है तब भी विरोधी दल उसमें खामी निकालते हैं और जनता को बताते हैं कि जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जैसा कि होना चाहिए था। देखो कोई भी सरकार हो, सब जगह पे यही है भैया। आप लोग सुना है ना गांव में, घर घर देखा ये कहीं लेखा, है ना। ये कहावत गलत नहीं है। सरकार चाहे जितना अच्छा काम कर ले, विरोध होना निश्चित है। और अगर विरोध नहीं हुआ तो समझ लो आपका काम अच्छा है, बट विरोध होना बहुत जरूरी है। विरोधी कराना बहुत जरूरी है। जीवन में आगे अगर बढ़ना हो ना, विरोधी बहुत जरूरी है। अगर विरोधी नहीं रहेगा ने तो आप सफल नहीं हो सकते हो। राजनीतिक दल किसी प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में अपना क्या करती है, योगदान देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 21 की ओर चलते हैं और बिल्कुल मोहब्बत के साथ, प्यार से, सही तरीके से आप लोग क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे। भाई कह रहा है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों
की मान्यता प्रदान करते हैं? कौन प्रदान करते हैं? मान्यता प्रदान कौन करते हैं और इसके मापदंड क्या है? और इसके मापदंड क्या है? आइए, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है और इसके मापदंड क्या है? कुछ तो मापदंड होगा ना, ऐसे कैसे राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाएगा? सभी को राजनीतिक दल का मान्यता मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। राजनीतिक दल की मान्यता मिलने के लिए कुछ न कुछ नियम होगा, कुछ न कुछ रूल्स होंगे। राष्ट्रीय भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल दृष्टिगत होते हैं। एक तो वे हैं जिनका जनाधार देश भर में रहता है, इनको राष्ट्रीय दल कहते हैं। आप जानते हैं दो प्रकार के राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं। एक राजनीतिक दल वो है जिसका विस्तारीकरण पूरे राष्ट्र स्तर पर होता है, पूरे दुनिया स्तर, पूरे भारत स्तर पर होता है। और एक है वो जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में मैंने समझाने का कोशिश किया हूं। क्षेत्रीय पार्टियां जो लोकल की पार्टी होती है ना, इनको राष्ट्रीय दल कहते हैं। दूसरे वे दल होते हैं जिनका जनाधार राज्य स्तर पर ही होता है, ऐसे दल को राज्य स्तरीय दल कहते हैं। राज्य स्तरीय दल को मानने वाले देश भर में हो सकते हैं, लेकिन वे नगण्य होते हैं। वे क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। ध्यान रखिएगा। कोई दल राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है, इसका निर्णय चुनाव आयोग करते हैं। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। आपको पता है भारत में सर्वप्रथम चुनाव 1951 में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1951 में। और अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, लेकिन चुनाव का सबसे ज़्यादा जो प्रक्रिया चला 1952 में चला। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया 1952 से स्टार्ट हुआ। आपको पता है चुनाव आयोग का प्रथम चुनाव आयुक्त जो बना था वो सुकुमार सेन बने थे। कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। एक बात को और मैं बता दूं, आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज़ाद भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, इतने लोगों का नाम मैंने बोला। और राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति जो अपने बिहार के ही थे और बड़े ही संघर्षशील इंसान, बहुत काबिल बंदा, होशियार, तेज, सब गुण से परिपूर्ण। तो कह रहा है कि ये चुनाव आयोग तय करता है कि कौन सा राष्ट्रीय दल होगा और कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं होगा। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को लोकसभा के कुल सीटों का 2% सीटें जीत सके, अर्थात भारत में उसकी संख्या 11 होती है जिन पर उन्हें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है। अगर 552 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें कम से कम 11, मान लिया जाए कि 11 सीट अगर लोकसभा के वो जीतता है, तब वो जो ऐसे कि राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने लायक रहेगा। अगर वो 11 सीटें लोकसभा की नहीं जीतती है तो वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं कहलाएगी। याद रख लेना, जिन पर उन्हें जीत दर्ज करना आवश्यक होता है, इस प्रकार के दल को चुनाव आयोग अस्थायी चुनाव चिन्ह अलॉट कर देता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय दल हैं और अनेक राज्य स्तरीय दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाजपा, राजद, भाकपा, बसपा इत्यादि राष्ट्रीय दल हैं, एवं सपा, लोक जनशक्ति पार्टी जिसको लोजपा कहते हैं, इत्यादि राज्य स्तरीय है। ये सभी पार्टियां आपस में सरकार बनाने का काम करती है या अलग अलग चुनाव लड़ती है। कभी तो कुछ पार्टियां मिलकर के आपस में गठबंधन कर लेती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों का मान्यता कौन प्रदान करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 22 है।
लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें, ये क्वेश्चन हुआ मेरे भाई कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, एक अच्छी सरकार का गठन करता है। ठीक है, लोकतंत्र में हम सभी का ये विश्वास होता है कि हम जो सरकार चुन रहे हैं एक वैधानिक सरकार चुन रहे हैं, एक संविधान के अकॉर्डिंग सरकार को हम चयन कर रहे हैं, अच्छे सरकार का चुनाव कर रहे हैं, ये सबको आशा लगा हुआ रहता है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। कराए कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। कराए निम्नलिखित बातों से ज्ञात होता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। आइए उत्तरदायी सरकार को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में सबसे पहले नंबर जो सरकार होती है गठित, वो उत्तरदायी सरकार होती है, वो अपने प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, लोकतंत्र में सांसद या विधायक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इन्हें इस बात को सोचना पड़ता है कि पुनः उन्हें 5 वर्षों के बाद उन्हीं मतदाताओं के पास जाना है, उन्हीं मतदाताओं के पास जाना है। इस कारण वे अपने पर उत्तरदायित्व महसूस करते हैं, वे अपने पर उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। इस कारण जो भी सरकार गठित होती है वह उत्तरदायी सरकार होती है। उस अपने हर काम का जवाब विरोधी दल के सांसदों को देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार के उत्तरदायी बनना पड़ता है, सरकार को उत्तरदायी तो बनना पड़ता है मेरे भाई, उत्तर देना पड़ता है। निश्चित तौर पे अगर सरकार उत्तरदायी नहीं बनेगी तो गड़बड़ है भाई, उत्तरदायी सरकार का चयन करें, हमारा जवाब दे सरकार। दूसरा नंबर पॉइंट है वैध सरकार। क्वेश्चन कहा था ना उत्तरदायी एवं वैध, उत्तरदायी और वैध सरकार में डिफरेंस बताइए। तो आपने देखा उत्तरदायी सरकार मतलब उत्तर देना पड़ता है सरकार को, प्रश्न का जवाब देना पड़ता है सरकार को यार, या सांसद को, विधायक को, और ये लोकतंत्र में सबसे अच्छा उदाहरण है, बहुत जरूरी है। ठीक है, वैध सरकार लोकतंत्र में निर्वाचन से लेकर सरकार गठन तक के सभी काम संवैधानिक प्रावधानों के तहत होते हैं। सरकार गठन के बाद वह जो भी काम करती है वे सभी संविधान के नियमों उपनियमों के तहत होते हैं। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो संभव है उसे न्यायपालिका का सामना करना पड़ जाए, उसे न्यायपालिका का क्या करना पड़ जाए, सामना करना पड़ जाए। अगर आप गलत काम कीजिएगा तो आपको न्यायालय, देखो आप जानते हो हमारे यहाँ सरकार के 3 अंग माना जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का काम है काम करना, न्यायपालिका का काम है न्याय देना, विधायिका का काम है नियम बनाना, कानून बनाना, बिल पास करना। ये सब पास करके देगा कार्यपालिका को, कार्यपालिका उसको करेगा, लागू करेगा, और न्यायपालिका देखेगा बेटा कार्यपालिका सही से तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो नियम दिया गया, जो काम दिया गया उस काम पे अडिग से हो या नहीं हो, तुम सही तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक ना, तो ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चलिए हम लोग का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ये 23 नंबर। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। चूंकि लोकतंत्र का आंसर देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में क्या बनता है, सहायक बनता है। चूंकि लोकतांत्रिक सरकारें उत्तरदायी और वैध होती हैं, अतः हम आशा कर सकते हैं कि वे देश के आर्थिक समृद्धि और उसके विकास से संबंध कामों को करेगी, उसे आगे बढ़ाएगी। आर्थिक समृद्धि से ही देश में खुशहाली आ सकती है, देश में खुशहाली, आर्थिक समृद्धि से ही देश में खुशहाली आ सकती है। देश में खुशहाली होगी तभी हम कह सकते हैं, देखो कहत यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे तो को काट दीजिएगा, ठीक है, कह सकते हैं कि देश विकास कर रहा है। यदि हम लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि तानाशाही शासन में तानाशाह अपना और अपने परिवार के विकास में ही लगा रहता है। वह अपने पिट्टुओं को भी समृद्ध होने का मौका देता है, लेकिन समृद्ध होने का मौका देता है, लेकिन जता के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं। जता यहाँ लिखा गया, देखिए सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, जता नहीं होगा,
यहाँ पे जनता होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, जनता, ध्यान रखना मेरे भाई, जनता। जनता के सुख दुख से उसे कोई मतलब नहीं रहता। वही लोकतांत्रिक शासन में शासक सदैव जनता के हित में सोचते हैं और काम करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर पूरा विश्व लोकतंत्र का क्या करता है, समर्थक बन गया है। आज पूरा विश्व लोकतंत्र को मानता है। वो चाहता है कि मैं भी लोकतांत्रिक सरकार बनाऊं और मैं भी अपने यहाँ सरकार का चयन वोट के माध्यम से करूं। और इसके बाद में इसमें क्या करा कि विकास का सहायक, देखिए समझिए, अच्छे तरीके समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में चलते हैं मेरे भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग लास्ट कगार पे पहुंच रहे हैं। ये पॉलिटी का लगभग इसी वीडियो में हम लास्ट कर देंगे। एक वीडियो मैंने बना दिया है, दूसरा वीडियो ये है, और उसके बाद में हम लोग प्रयास करेंगे अगले सब्जेक्ट में एंट्री करने का, ठीक है। करा विभिन्न जन आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। करा आज तक जितने भी जन आंदोलन हुए हैं उनमें महिलाओं का भी योगदान होता है, क्योंकि महिलाएं भी समाज का एक भिन्न अंग है। जब पति आंदोलन के क्रम में घर से बाहर चले जाते हैं तो उस समय घर के बाल बच्चों को महिलाएं ही संभालती है। कौन संभालने का काम करती है, महिलाएं ही जो है बच्चों को संभालने का काम करती है ना। पति जब जेल जाता है तो महिलाएं प्रसन्नतापूर्वक विदा करती हैं। याद रखिए, जब देश आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा होगा, जब महिलाएं अपने पति को विदा कर रही होगी, जब उसका पति जेल जा रहा होगा, कितना घबराहट हुआ होगा, कितनी प्रताड़नाएं सही होगी। वो महिलाएं प्रसन्नतापूर्वक विदा करती हैं। जब तक वह जेल में रहता है तब तक वह धीरज धर बच्चों को संभालती है, यथासंभव पढ़ाने लिखाने का काम करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं पुरुषों को सहयोग कर रहे हैं। आजकल महिलाएं जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनका मानना है कि मैं भी पुरुषों से कम नहीं हूं। इतिहास गवाह है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिला ने जन आंदोलन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई। आज महिलाएं संघर्ष के बल पर ही पुरुषों के बराबरी कर रही हैं। मतलब कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, महिलाओं को कम आंकने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि महिला किसी के भरोसे नहीं है। महिलाओं को खुद इतना ताकत है कि वो अपनी सरकार अपने तय कर सकती है, इतना पावर उसके पास में है। परिवारवाद और जातिवाद में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। परिवारवाद और जातिवाद में किस तरह लोकतंत्र प्रभावित होता है या प्रभावित करता है। चलिए आइए क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, अपने बुक से मिला लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। कर बिहार की राजनीति में 1980 के पहले परिवारवाद की कोई समस्या नहीं थी। बिहार की अगर बात करें तो 1980 के पहले बिहार में किसी भी प्रकार का परिवारवाद का समस्या नहीं था। लेकिन इसका आरंभ राजद के शासन से शुरू होने के बाद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनके दो साले एक साथ विधानसभा में प्रवेश कर गए, है ना। उनकी पत्नी पहुंचती है, उनके साले पहुंचते हैं, दो साले, है ना। और उसके बाद में उनकी पत्नी विधानसभा में प्रवेश कर गए। यदि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से देखें तो सरकार सरासर गलत मानना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाप भी विधायक और बेटा भी विधायक, बाप भी विधायक बेटा भी विधायक। देखिए, ये बिहार के सिर्फ लालू जी के साथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार में भी है। केंद्र सरकार में भी ये समस्याएं हैं, समझ में आया ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बाप भी विधायक और बेटा भी विधायक है। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है, यह तो संविधान को लागू होते ही शुरू हो गया था,
लगभग 80% निर्वाचन जाति पर आधारित होते थे, जाति पर आधारित होते थे। वह स्थिति आज भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जातीयता के आधार पर मतदान हो, जातीयता के आधार पर मतदान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि निर्वाचन के समय उम्मीदवार जाति के नाम पर वोट लेते हैं। इस प्रकार बिहार में परिवारवाद एवं जातिवाद लोकतंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। कह रहा है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है? बिहार की राजनीति में अभी भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। अपनी पार्टी या अपने बल पर चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य है, लेकिन जितनी भी महिलाएं विधानसभा पहुंच जाती हैं या पहुंची हैं, उन्होंने लोकतंत्र के विकास में काफी सहायक बनाने का प्रयास किया है। अपनी संख्या के हिसाब से वे अपनी भागीदारी अच्छी प्रकार निभा रही है। यदि वे लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं है तो बाधा भी नहीं है। वास्तव में इन्हें मौका ही नहीं दिया जाता। अरे सच तो यह है भैया कि महिलाओं को सही तरीके से मौका ही नहीं दिया जाता। अगर महिलाओं को एक बार मौका दे दिया जाए ना, तो निश्चित तौर पे महिलाएं भी परिवर्तन करके दिखा सकती है। अब उसी में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 26 में है कि स्थानीय निकायों में जहां महिलाओं को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, स्थानीय मिस गांव वाले चुनाव में, पंचायती राज वाले चुनाव में, ठीक है, सुविधा प्राप्त है, वे चुनाव जीत कर जाती हैं और अच्छा काम करती है। अभी तक 2 चुनाव ऐसे हुए हैं जिनमें महिलाओं ने हिस्सेदारी निभाई। वहां के चुनाव में उनके कामों को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि उन्हें विधानसभा में भी आरक्षण मिल जाए तो वे वहां पहुंचकर वैसा ही काम करेगी जैसा स्थानीय निकायों में कर रही हैं, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। मज़ेदार अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे, चूँकि अब लास्ट स्टेज में हम पहुंच रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है। खैर मेरे भाई, पॉलिटी साल भर में पढ़ाते हैं, 1 ईयर लगता है, साल भर लगता है। अलग अलग क्लासेस होते हैं, अलग अलग टाइमिंग में क्लास संचालित किए जाते हैं। और आपको अगर 2 वीडियो में कम से कम 2-2.5 घंटे में अगर पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर, अगर उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर को मैं करवा दे रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे तरीके से अच्छे मेहनत करने वाले रहेंगे तो आप निश्चित तौर पे लिख लेंगे, है ना। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ये बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार की भागीदारी महिलाओं की थी, आज विधायिकाओं में उनकी पूछ उतनी नहीं है। कोई राजनीतिक दल उसकी संख्या के हिसाब से टिकट नहीं देते। विधायिकाओं में अपनी भागीदारी के लिए महिलाएं वर्षों से संघर्ष कर रही है, लेकिन उन्हें दिलासा के अलावा मतलब सिर्फ दिलासा दिलाया जाता है, कुछ नहीं मिलता। पुरुष प्रधान समाज उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहता। जब महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल आता है तो कभी यह दल और कभी वह दल उसका विरोध करने लगते हैं। विरोध के नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। यदि आरक्षण मिल जाए तो उसकी भी प्रतिनिधित्व सम्मान हो जाएगी। आइए अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिलान करें। देखो
अलग अलग ये क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए है, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 28 है, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष है या इस्लाम से संबंधित है या प्रोटेस्टेंट है? तो पाकिस्तान क्या है ना, ये इस्लाम को समर्थन करता है या इस्लाम धर्म को मानने वाला है। पाकिस्तान कौन सा धर्म को मानता है? इस्लाम। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। और उसके बाद में अगर बात करें इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या है? प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है जो 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम और आखिरी क्वेश्चन। आज पॉलिटी का हम लोग गर्दा उड़ा दिए, पॉलिटी को आज से एकदम जय खय करके रखने का हम लोग कोशिश किए हैं। आज ये पॉलिटी हम लोगों को लास्ट कर रहा है। इसमें कह रहा है मेरे भाई कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है मतलब भारत का अपना कोई धर्म है ही नहीं। करा वे 2 प्रावधान निम्नलिखित है जिनसे ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में राजा का कोई धर्म नहीं है, न ही वह किसी धर्म का समर्थन कर सकता है और न ही विरोध कर सकता है। मतलब कहें कि भारत के प्रधानमंत्री का अपना कोई धर्म नहीं है या भारत के राजा का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के कोई भी व्यक्ति का अपना पर्सनल धर्म नहीं है। वो मना सकता है हर व्यक्ति अपना अपना धर्म, लेकिन सरकार के द्वारा अपना पर्सनल धर्म नहीं लागू किया गया है कि भारत के नागरिकों का पर्सनल धर्म हिंदू है, भारत के नागरिकों का पर्सनल धर्म इस्लाम है, भारत के नागरिकों का पर्सनल धर्म जैन है, बौद्ध है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो जिसको मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म है, जो धर्म को आप मानना है। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका जा सकता है। धर्म के आधार पर किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। ध्यान रखना, रोका नहीं जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। इसी के साथ हम लोग का आज पॉलिटी का पूरा वीडियो ये अंत हुआ और बहुत लंबा वीडियो बना। ये 2 पार्ट्स में बना, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पॉलिटी का स्टार्ट किए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पूरा वीडियो हम लोग सही तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।